हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, PIB डेली प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल हम लोगों ने चर्चा के दौरान में एक दो सवालों पर भी बातचीत की थी, जिसमें मैंने पूछा था कि लोथल के अलावा गुजरात में महत्वपूर्ण हड़प्पाई स्थल कौन से हैं, और साथ ही मैंने ये भी पूछा था कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। कई सारे विद्यार्थियों ने उत्तर दिए हैं, जैसे कि IAS योगेश, विक्रम बत्रा और अनु गुप्ता जैसे स्टूडेंट्स ने उत्तर दिया है, जिसमें कुछ उत्तर सही है, कुछ उत्तर गलत है। सुरकोटदा, धौलावीरा जैसे महत्वपूर्ण हड़प्पाई स्थल गुजरात में तो हैं ही, साथ ही रोजदी, रंगपुर जैसे महत्वपूर्ण हड़प्पाई स्थल वहां पर हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत न तो 2016 और न ही 2018 में की गई है, बल्कि कोविड-19 का दौर जब 2020 में शुरू हुआ तो अप्रैल 2020 में इसकी शुरुआत की गई थी। ये ध्यान में रखिएगा, कई बार सरकारी योजना को लेकर के सवाल पूछा जाता है। चलिए, आज की कक्षा की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और आज भी मैं कुछ ऐसे ही सवाल आपसे पूछूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस सवाल का भी उत्तर सही तरीके से देने की कोशिश करेंगे। यहां पर जो पहली खबर है, आसियान भारत शिखर सम्मेलन को लेकर के है। ये सम्मेलन लाओ PDR यानी कि लाओस पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन, जो कि एक महत्वपूर्ण दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है, यहां पर आयोजित किया गया था। ये एक 21वां शिखर सम्मेलन था और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसमें शिरकत की और इसमें उन्होंने अपना संबोधन भाषण भी दिया। और जब समापन हुआ इस शिखर सम्मेलन का तो उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें की। क्या कुछ उन्होंने कहा, ये भी हम लोग एक एक करके देखेंगे। लेकिन यहां पर मैप के माध्यम से थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये लाओस का क्षेत्र है। वियतनाम, चीन, म्यांमार, थाईलैंड और कंबोडिया से इसकी सीमाएं टकराती हैं, तो ये आपको भौगोलिक मानचित्र के स्तर पर ध्यान में रखना है। यहां पर ये जो वियंताने हैं, लाओस में यहीं पर ये शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसके बारे में ध्यान रखिएगा। जो पहली महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री महोदय ने की, उसमें कहा गया कि देखिए, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का वर्तमान में दौर चल रहा है और इसको मद्देनजर रखते हुए इसे हम आपस में मिलकर के और मजबूत बनाएं। साथ ही समग्र रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर भी आसियान और भारत के बीच में जो सहयोग है, इसे और अधिक बढ़ाया जाएगा। हम सभी को पता है कि भारत ने साल 2014 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी के माध्यम से दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ जो साझेदारी है, इसे और अधिक प्रोत्साहित किया है और इसके मद्देनजर ये जो समग्र रणनीतिक साझेदारी है, एक महत्वपूर्ण पहलू के तौर पर काम करता है। आसियान में भारत के कंट्री कोऑर्डिनेटर के रूप में सिंगापुर ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया। इसके अलावा जो फिलीपींस है, ये भी एक महत्वपूर्ण कंट्री कोऑर्डिनेटर के तौर पर शामिल किया गया है। कंट्री कोऑर्डिनेटर का मतलब दरअसल ये हुआ कि आसियान और भारत के बीच में विभिन्न स्तरों पर बातचीत को महत्वपूर्ण तौर पर अपनाने के लिए एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की भूमिका निभाई जाती है और इसी के मद्देनजर सिंगापुर और फिलीपींस को यहां महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसके अलावा आसियान भारत शिखर सम्मेलन के अलावा न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। न्यूजीलैंड ने ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल करने के बारे में अपना फैसला सुनाया है और इसका स्वागत किया भारत के प्रधानमंत्री महोदय ने। दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत भारत और एक और यूरोपीय देश के सहयोग से की गई थी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस यूरोपीय देश ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत में अपनी भूमिका निभाई थी। इसके अलावा आगामी आसियान का जो अध्यक्ष है, वो मलेशिया को डिप्यूट किया गया है और इसलिए मलेशिया को प्रधानमंत्री महोदय ने स्वागत किया, उसको बधाई दी और कहा कि हम अपेक्षा करते हैं कि आपकी अध्यक्षता में भारत और आसियान के बीच का जो संबंध है, ये और अधिक बेहतर होता चला जाएगा। इसके अलावा साल 2019 में हिंद प्रशांत महासागर अभियान की शुरुआत की गई थी और साथ ही ये आसियान आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक के एक सप्लीमेंट्री के तौर पर काम करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में जिस तरीके से व्यापार और शांति स्थिरता को लेकर के गतिविधियां की जानी चाहिए, उसके मद्देनजर ये जो महत्वपूर्ण अभियान है 2019 में तो शुरू हुआ ही और साथ ही दोनों के बीच में यानी आसियान और भारत के बीच में संपर्क को भी बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रहा है। इसी के साथ साथ जो मैरीटाइम एक्सरसाइज है, यानी कि भारत और आसियान के विभिन्न देशों के बीच में जो संयुक्त नौसैन्य अभ्यास हैं, उसको भी अपनाया गया है। साथ ही
ये भी कहा प्रधानमंत्री महोदय ने कि पिछले 10 वर्षों में आसियान क्षेत्रों के साथ व्यापार दोगुना होकर के लगभग 130 बिलियन डॉलर हो गया है, जो कि सकारात्मक संदेश है दोनों के बीच में। जापान के प्रधानमंत्री के साथ भी प्रधानमंत्री महोदय ने मुलाकात की और व्यापार, निवेश, बुनियादी ढांचा के विकास, रक्षा और सुरक्षा, सेमीकंडक्टर, कौशल, संस्कृति और पीपल टू पीपल कांटेक्ट को बेहतर बनाने की दिशा में दोनों देशों के बीच में बातचीत की गई है। इसके अलावा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को मद्देनजर रखते हुए आसियान भारत संयुक्त वक्तव्य ज्वाइंट स्टेटमेंट पर भी साइन किया गया है और यह कोशिश की गई है कि आगे आने वाले समय में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को मद्देनजर रखते हुए हम एक आसियान भारत कोष की स्थापना करेंगे, जिसके माध्यम से डिजिटल क्षेत्र को और बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। इस क्षेत्र में हम दोनों मिलकर के एक दूसरे का साथ निभाएं और किसी भी स्तर पर कोई भी यदि चुनौती आती है तो हम इसका सामना भी कर सकते हैं। इसके अलावा आगे हम लोग बढ़े, इसके संदर्भ में एक महत्वपूर्ण जानकारी जो प्रतिज्ञा प्लस 2026 बैच है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि 11 अक्टूबर यानी कि आज से ही शाम में 6 बजे से इसकी शुरुआत की जा रही है। यदि आपने अभी तक इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए आप इस कोर्स को आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस कोर्स के माध्यम से कई सारी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि पीटी और मेंस के स्तर पर जो टेस्ट सीरीज की सुविधा है, जीएस के संपूर्ण पाठ्यक्रम को इसके अंतर्गत आप कवर कर सकते हैं। जीएस के अलावा जो एसए और सीसेट की कक्षाएं हैं वो भी बिल्कुल निःशुल्क इस कोर्स के अंतर्गत आपको मिल रही हैं। तो ये तमाम सुविधाएं आपको इस कोर्स के जरिए मिल रही हैं। इसके साथ ही आपको मेंटरशिप की सुविधा और आंसर राइटिंग की सुविधा भी मिल रही है, जिसके माध्यम से आप अपनी जीएस की तैयारी और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अब हम लोग जो अगली खबर है उस पर बातचीत करते हैं। जो अगली खबर है दोस्तों वो कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक पशु क्वारंटीन और प्रमाणन सेवा का उद्घाटन किया गया है। इसका मकसद है पालतू पशु के साथ साथ यात्रा करने वाले यात्रियों के जीवन को और बेहतर बनाया जाए। देखो, क्वारंटीन के बारे में आपने जरूर पढ़ा सुना होगा। जब 2020 में कोविड-19 की शुरुआत की गई तो क्वारंटीन को बहुत अधिक न्यूज में कवर किया गया, तो क्वारंटीन को लेकर के बहुत अधिक चर्चाएं होने लगी। आपको पता होना चाहिए कि जिस तरीके से कोई व्यक्ति कहीं भी बाहर से आता था या कहीं वो जाता था तो उसे लगभग 14 दिनों के लिए अलग आइसोलेटेड तरीके से रहना पड़ता था। इसे क्वारंटीन की संज्ञा दी गई थी। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण पक्ष है वो ये बताता है कि पशुधन आयात अधिनियम 1898 के अंतर्गत पशुधन और पशुधन के जो उत्पाद होते हैं उसके आयात को नियंत्रित किया जाता है। 2001 में संशोधन इसमें किया गया था और इसका दरअसल मकसद क्या है? मकसद ये है कि भारत में विदेशी बीमारियों के प्रवेश को रोका जा सके। वर्तमान में पालतू पशुओं सहित जीवित जानवरों को 6 प्रमुख प्रवेश बिंदुओं के माध्यम से आयात किया जाता है, जिसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर और हैदराबाद, ये 6 ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जहां पर ये व्यवस्थाएं की गई हैं। अब कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी जानवरों को आयात करने वाले पालतू जानवरों के मालिकों के लिए जो लागत है और जो उससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियां उसको और आसान बनाया जाए, इस दिशा में काम किया गया है। तो ये ध्यान में रखने की जरूरत है। इसके अलावा एक नए कैंसर थेरेपी के संदर्भ में सफलता मिली है जो कलकत्ता में ICAS है, कलकत्ता नहीं बल्कि कोलकाता कहना ज्यादा उपयुक्त होगा। IACS यानी कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ कल्टीवेशन ऑफ साइंसेज के द्वारा इसमें सफलता हासिल की गई है। आगे इसके बारे में मैं आपको एक एक करके जो भी फैक्ट्स हैं वो बताऊं, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। जैसे कि जो कैंसर की कोशिकाएं होती हैं वो अपने डीएनए को लगातार रेप्लिकेट करती रहती हैं, उसमें मरम्मती करते रहती हैं, और जो दवा का इस्तेमाल किया जाता है वो दवा दरअसल क्या करता है कि इसमें जो एक महत्वपूर्ण एंजाइम है टॉप 1, इस एंजाइम को रोकने की या इसको समाप्त करने की चेष्टा की जाती है ताकि जो कैंसर की कोशिकाएं हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा रेप्लिकेट न कर सके अपने डीएनए को और इसमें संवर्धन न हो, या यदि इसमें संवर्धन होगा, इसमें लगातार मॉडिफिकेशन होगा तो फिर कैंसर ठीक नहीं हो सकता है। तो ये दवाएं यहाँ पर यूज की जाती हैं, लेकिन जो कैंसर कोशिकाएं हैं इन दवाओं के प्रति प्रतिरोधी क्षमता विकसित कर लेती हैं। आपने ऐसा देखा है या नहीं देखा है कि आप अपने घर में ऑल आउट लगाते हैं और ऑल आउट लगाने के बावजूद भी कई बार मच्छर नहीं मर रहे हैं। कारण इसका यह है कि वो मच्छर ऑल आउट की जो स्मेल है उसके अगेंस्ट में प्रतिरोधी क्षमता विकसित कर चुके हैं। उनको अब ये बात समझ में आ गई है कि
ये जो स्मेल है ये हमारे लिए हानिकारक हो सकती है, तो हम इसके अगेंस्ट में अपने आप को तैयार कर लें। और वही स्थिति यहाँ पर देखी जा रही है कि जो कैंसर कोशिकाएं हैं वो इन दवाओं के प्रति प्रतिरोधी क्षमता अब विकसित करने लगी हैं, और इसके कारण दिक्कत होती है भाई, कैंसर का इलाज नहीं हो पाता है सही तरीके से। और इसके लिए जो दो महत्वपूर्ण प्रोटीन है वो इसको इस तरीके से प्रतिरोधी क्षमता विकसित करने में अपना सपोर्ट दे देते हैं। कौन कौन से वो प्रोटीन है? वो है CDK1 और TDP1। इनका पूरा नाम ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, केवल आप ये ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? इसी को यहां पर जो बताया गया है वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। जो सफलता मिली है वो इस रूप में मिली है कि जो ये TOP1 एंजाइम है और ये जो CDK1 एंजाइम है, यही दोनों बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। किसके लिए? तो प्रतिरोधी क्षमता को विकसित करने के लिए। और इसी के एक संदर्भ में वैज्ञानिकों ने यह सोचा कि यदि हम ये जो टॉप 1 एंजाइम है इसको और ये जो CDK1 प्रोटीन है इसको, इन दोनों के अगेंस्ट में यदि हम कोई दवाई विकसित कर लें तो फिर कैंसर का इलाज और बेहतर तरीके से हो सकता है। यदि हम इसके अगेंस्ट में और इसके अगेंस्ट में यदि हम कोई दवा विकसित कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। यहां पर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो TDP1 है ना, दरअसल ये जो CDK1 है ना, ये छुपा रुस्तम है। ये छुपा रुस्तम इसलिए है क्योंकि इसी के द्वारा इसको सपोर्ट दिया जाता है कि हाँ तुम नए से नए DNA की मरम्मति कर सको। और चूंकि ये DNA की मरम्मति में अपनी भूमिका निभाता है, इसी के कारण जो DNA का रेप्लिकेशन है वो और ज्यादा होता है। तो ये टॉप 1 एंजाइम और ये TDP1 एंजाइम, ये दोनों जो हैं यहां पर घातक साबित होने लगते हैं। और इसको कौन घातक बना रहा है? ये बना रहा है। तो जो रूट काउज है, जो रूट है वो ये है और एक ये हो गया, है ना। तो इसी के कारण इन दोनों के अगेंस्ट में दवाई विकसित करने की कोशिश की जा रही है। तो इसी को मैंने यहां पर शब्दबद्ध कर दिया है कि TDP1 नामक DNA रिपेयर एंजाइम है ना, देखो ना, जो TDP1 है DNA को रिपेयर कर सकता है। और यदि ये DNA को रिपेयर करेगा तो कैंसर कोशिकाएं आसानी से सरवाइव कर सकेंगी। और जब ये आसानी से सरवाइव कर सकेंगी तो फिर कैंसर ठीक होगा क्या? नहीं ठीक होगा। तो इसी के कंटेक्स्ट में ये बातें की गई हैं कि TDP1 नामक DNA रिपेयर एंजाइम को एक्टिव करके कैंसर का उपचार किया जा सकता है। और ये एक्टिवेशन कौन करेगा? ये दवाओं के द्वारा करवाया जाएगा, साइंटिस्ट्स के द्वारा। इसमें इसी को लेकर के सफलता हासिल की गई है। IACS कोलकाता के वैज्ञानिकों के द्वारा इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वो मैंने आपको बता दिया। जो अन्य महत्वपूर्ण दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? टोपोइजोमेरेज 1 जो एंजाइम है, यानी टॉप 1 जो एंजाइम है, इसी को टारगेट किया जाता है। जो मैंने आपको बताया ना, कई सारी दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, केमोथेरेपी का इस्तेमाल होता है, और केमोथेरेपी के बावजूद भी ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है वो। तो ऐसे में यहां पर ये जो कैंसर कोशिकाएं हैं वो अक्सर इनके अगेंस्ट में प्रतिरोधी क्षमता विकसित कर लेती हैं। और इसी की वजह से जो वैकल्पिक चिकित्सा विधियां हैं ये होनी चाहिए। और यहां पर ध्यान रखिएगा कि ये जो कैंसर कोशिकाएं हैं DNA की मरम्मत कर देती हैं, और इसके कारण जो ड्रग रेजिस्टेंस है ये उत्पन्न हो जाता है। ये सब मैंने आपको बता दिया है। वो क्या करती हैं? DNA की मरम्मत खट खट फटाफट कर लेती हैं और फिर से अपने आप को सर्वाइव कर लेती हैं, उनको समाप्त होने ही नहीं देती, है ना। तो ये चीजें यहां पर ध्यान में रखिएगा। CDK1 और TDP1 नामक प्रोटीनों के चलते कैंसर कोशिकाओं द्वारा ड्रग रेजिस्टेंस पैदा किया जाता है ना। और CDK1 के द्वारा ही DNA रिपेयरिंग एंजाइम TDP को सहायता की जाती है, जैसा कि मैंने यहां पर आपको अभी बताया था, है ना। CDK1 TDP1 को ही सपोर्ट कर देता है। और दूसरा ये जो है टॉप, तो एक ये और एक ये, यही दोनों तो रूट कॉज हो गए। तो इसी के कंटेक्स्ट में ये कहा जा रहा है कि शोध के अनुसार टॉप 1 और CDK1 दोनों के अवरोधकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, और ताकि कैंसर का इलाज सही तरीके से हो सके। ये जो अवरोधक हैं इसको अंग्रेजी में इनहिबिटर कहा गया है। अंग्रेजी में लिख देता हूं, कभी इस तरीके से कोई शब्द आ जाए तो ध्यान रखिएगा, इनहिबिटर।
और इन्हीं का यदि इस्तेमाल किया जाएगा तो फिर कैंसर में सफलता मिल सकती है, कैंसर का इलाज और आसानी से हो सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर है जो कि इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण खबर झारखंड से आई है कि झारखंड के पूर्वी दक्षिण कर्णपुरा कोयला क्षेत्र में शेल गैस उत्पादन की संभावना के बारे में पता चला है, और इसलिए ये जो पार्टिकुलर लोकेशन है ये ध्यान में रखिएगा। पूर्व दक्षिण कर्णपुरा कोयला क्षेत्र कहां पर है? तो झारखंड में है। चलिए, सिरका कोयला क्षेत्र में गिद्दी कोयला क्षेत्र की तुलना में हाइड्रोकार्बन उत्पादन की उच्च क्षमता देखी गई थी। ये दोनों ही जो है झारखंड से ही जुड़े हुए हैं। कई बार लोकेशन बेस्ड भी सवाल पूछा जाता है, तो ध्यान में रखना है। बिरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान लखनऊ के द्वारा इस पार्टिकुलर मामले में अन्वेषण किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है ये चेक करने की कि आखिर इससे हमें कितना लाभ हो सकता है। इसके अलावा भारत की यदि हम बात करें तो भारत में कैम्बे बेसिन, गोंडवाना बेसिन, केजी बेसिन यानी कि कृष्णा गोदावरी बेसिन, कावेरी बेसिन, सिंधु गंगा बेसिन, असम और असम अराकान बेसिन में शेल गैस के स्रोत पाए जाते हैं। तो ये जो फैक्ट है ये ध्यान में रखिएगा, यहां से सवाल बनने की संभावना हो सकती है। अगली जो खबर है ये अंतिम खबर है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन आज किया जा रहा है 11 अक्टूबर को, और इसकी थीम क्या रखी गई है? भविष्य के लिए लड़कियों का दृष्टिकोण। इसी थीम के आधार पर यह दिवस आज आयोजित किया जा रहा है। लड़कियों के अधिकारों की वकालत क्यों करें, ये एक महत्वपूर्ण सवाल उभरता है। तो इसमें पहली बात कही जा रही है कि 20 से 24 वर्ष की आयु वाली हर 5 में से एक युवती का विवाह बचपन में ही हो गया था, है ना। 20 से 24 वर्ष की आयु वाली हर 5 में से एक का विवाह बचपन में ही, ऐसे आंकड़े मिलते हैं। बात समझ में आ रही है ना? ऐसे आंकड़े मिलते हैं। तो इसी के कारण तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का महत्व हो जाता है। इसके अलावा लगभग 4 में से 1 विवाहित या जीवन साथी वाली किशोरियों को शारीरिक या यौन दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है। समझिए ना, ये आंकड़े मिल रहे हैं भाई। चूंकि पीआईबी ने इसके बारे में बताया इसलिए मैं यहां पर उल्लेख कर दे रहा हूं। 4 में से 1 विवाहित या जीवन साथी वाली किशोरियों के शारीरिक और यौन दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है ना। इसके अलावा विश्व स्तर पर किशोरों में एचआईवी संक्रमण के नए मामलों में 75% लड़कियां होती हैं भाई, है ना। 75% लड़कियां। आपको यदि बोर्ड पर नहीं दिख रहा होगा ना, इसलिए मैंने यहां लिख दिया है ना। 75% लड़कियां एचआईवी संक्रमण के नए मामलों में। इसके अलावा 3 में से 1 किशोर लड़की एनीमिया से पीड़ित है, जो कि अपने आप में एक कुपोषण है। 3 में से 1 लड़की एनीमिया से पीड़ित। और एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है भाई? इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। एनीमिया से पीड़ित, कल मैंने इसके बारे में चर्चा की है ना, कल या परसों। लड़कों की तुलना में लगभग 2 गुनी संख्या में किशोर लड़कियां किसी भी प्रकार की शिक्षा, रोजगार या प्रशिक्षण में संलग्न नहीं हैं, है ना। लड़कों की तुलना में लड़कियों की जो स्थिति है वो और कहीं ज्यादा है। ना उनको शिक्षा मिली है, न ही उनको किसी प्रकार का कोई प्रशिक्षण मिला है ना, न ही किसी रोजगार में है वो। तो ऐसे में उनकी स्थिति क्या हो सकती है? और इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए लड़कियों के अधिकारों को फोकस किया जाना चाहिए। लड़कियों के अधिकारों की बात होनी चाहिए ताकि वो भी अपना आत्मसम्मान, अपनी जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत कर सके। गेटिंग इट? तो ये बातें यहां पर ध्यान रखिएगा। चलिए, आज की कक्षा में अब हम लोग यहीं पर सीमित रखते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं कि यदि आप 2026 के इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए जुड़ सकते हैं। साथ ही इस कोर्स के माध्यम से आप जीएस के संपूर्ण पाठ्यक्रम का लाभ ले सकते हैं। इसके संदर्भ में आपकी कोई क्वेरी है, आपको कुछ पूछना है
तो आप मुझसे इस मेल आईडी के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। Dilip.kumar@studiiq.com, ये मेरा टेलीग्राम आईडी है। और ये मेरा मेल आईडी है। और Dilip.kumar@02, ये मेरा टेलीग्राम आईडी है। ठीक है, कोई भी आपकी क्वेरी हो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं फिर, अपना ख्याल रखिए। और एक बात मैं आपको बता दूं, कल विजयादशमी है, तो विजयादशमी के शुभ अवसर पर आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। कल हम लोगों की मुलाकात नहीं होगी, अब हम लोग नेक्स्ट मंडे को पीआईबी के जो भी महत्वपूर्ण खबरें रहेंगी उसके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।